नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, उत्तराखंड एलटी की हमारी यहाँ पे तैयारी चल रही है और हिंदी विषय से हम तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ आपका जो कॉमन पेपर है उसके भी बहुत सारे वीडियोस मैंने अपने नोट्स के माध्यम से आपसे शेयर किए हैं, तो आपने वो वीडियो भी ज़रूर देख लिए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रही हूँ। और इसके जो एलटी के अंतर्गत आपका जो सिलेबस है उत्तराखंड साहित्य, उसमें भी हमने बहुत सारे साहित्यकारों को पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर ज़रूर देख लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको सारे लिंक सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। उत्तराखंड साहित्य अलग है, हिंदी साहित्य अलग है और प्रयोजन मूलक अलग है और हिंदी व्याकरण अलग है, और कॉमन पेपर के आपको अलग से नोट्स वहाँ मिल जाएंगे, तो आप सारे वीडियोस ज़रूर देखिए। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे हिंदी की जो स्वतंत्रता के बाद जो कहानियाँ लिखी गई हैं, किस विषय पे वो लिखी गई हैं और कौन कौन सी वो कहानियाँ थी। बहुत फेमस कहानियाँ हैं, क्योंकि वर्तमान समय में जो लेखन हो रहा है स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रोत्तर कहानी जिसे हम कहते हैं, उनसे क्वेश्चन बनने की आपकी पूरी संभावनाएं हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इसमें हम महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको मैं बताऊंगी कि कौन सी कहानी की विषय वस्तु क्या रही है। तो सबसे पहले एक कहानी है यहाँ पे, इस तरफ से आप कहानी और कहानीकार का नाम देखेंगे और इस तरफ यहाँ आपको उनकी विषय वस्तु देखने को मिलेगी। तो कॉपी पेन ले लीजिए और नोट्स बनाते रहिए। देखिए, क्लॉड ईथर अली, तो ये मुक्तिबोध की एक कहानी है और जो कि परमाणु युद्ध का विरोध करती आत्मा का विद्रोह इसमें चित्रण किया गया है। तो परमाणु युद्ध से संबंधित कहानी आपसे पूछी जाए तो क्लॉड ईथरली जो कि मुक्तिबोध की कहानी है। ठीक, इसके बाद चाय का प्याला भैरव प्रसाद गुप्त ने लिखी है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के शोषक चित्रण का अंकन ये यहाँ पे इस कहानी में किया गया है। ठीक, इसके बाद भोला राम का जीव, बहुत इम्पॉर्टेंट कहानी है, इसको तो आप कंठस्थ कर लीजिए। भोला राम का जीव जो है हरिशंकर परसाई की एक व्यंग्यात्मक कहानी है और व्यवस्था में निहित भ्रष्टाचार की समस्या। इसमें अगर आप देखें तो जो शासन प्रशासन है उसके अंतर्गत किस तरह से भ्रष्टाचार निहित है, उस पर ये एक व्यंग्यात्मक कहानी है। इसके बाद है रानी नागमती की कहानी, ये हरिशंकर परसाई ने लिखी है और जो हमने हिंदी में एक कहानी पढ़ी थी रानी केतकी की कहानी, तो उस पर आधारित है ये। लेकिन ये थोड़ा इसमें जो प्रयोग किए गए हैं वो थोड़ा नवीनतम प्रयोग किए गए हैं। ठीक, थोड़ा मिलती जुलती कहानी है। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी है जो रानी नागमती की कहानी से को आधार मान करके, जो रानी केतकी की कहानी को आधार मान करके लिखी गई है। तो ध्यान रखना, रानी केतकी की कहानी को आधार मानकर लिखी गई एक कहानी है जिसका नाम है रानी नागमती की कहानी, और जो कि हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई है। ठीक, डिप्टी कलेक्टरी बहुत इम्पॉर्टेंट कहानी है, अमरकांत की कहानी है और इसकी जो विषय वस्तु है वो क्या है, मध्यवर्गीय आकांक्षाओं की दयनीयता को ये दर्शाती है। ठीक, जिंदगी और जोंकी भी इम्पोर्टेंट कहानी है, अमरकांत के द्वारा लिखी गई कहानी है। मानवीय जिजीविषा के अंकन के साथ साथ हाशिए पर स्थित समाज के प्रति मध्यवर्गीय अमानवीय मानसिकता का भी ये अंकन करती है। ठीक, इसके अतिरिक्त हत्यारे जो है वो भी अमरकांत की कहानी है। अमरकांत की सारी कहानियाँ आप याद रखेंगे क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट कहानियाँ हैं इनकी। ठीक है, तो इसके साथ ही आप देख पा रहे होंगे जो हत्यारे शारीरिक रूप से समर्थ नौजवान पीढ़ी की दिशाहीनता का इसमें चित्रण है। दोपहर का भोजन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है। बेरोजगार मध्यवर्गीय परिवार की अभावग्रस्तता की बेजोड़ कहानी है और इस कहानी को भी आपने यदि पढ़ा हो तो बहुत, ये नहीं पढ़ा हो तो कभी पढ़िएगा ज़रूर, बहुत अच्छी कहानी है दोपहर का भोजन। परमात्मा का कुत्ता, ये मोहन राकेश की कहानी है। व्यवस्था में निहित विसंगतियों का इसमें भी चित्रण किया गया है। ठीक है, वापसी जो है चंद्रगुप्त विद्यालंकार की कहानी है और एक वापसी जो है वो उषा प्रियमवदा के द्वारा भी लिखी गई रचना है। ठीक है,
इसमें द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित बच्चे द्वारा सिपाही के हृदय परिवर्तन का अंकन किया गया है वापसी में। ठीक, जिंदगी एक और जिंदगी एक और जिंदगी, चूँकि मोहन राकेश की कहानी है। छोटी सी जिंदगी न छोड़ पाने और नई जिंदगी को सहजतापूर्वक स्वीकार न कर पाने का इसमें क्या है, द्वंद्व है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है एक और ज़िंदगी, यानी कि जो बीती हुई ज़िंदगी है उसे ना तो यहाँ पे जो पात्र हैं वो छोड़ पा रहा है और ना ही वो अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत सहजतापूर्वक स्वीकार कर पा रहा है। ठीक, मिस पाल जो है वो मोहन राकेश की कहानी है और इसमें अकेलेपन की यंत्रणा झेलती आधुनिक स्त्री का चित्रण किया गया है। ठीक, ग्लास टैंक जो है वो भी मोहन राकेश की कहानी है। स्वतंत्र होती भी नारी के जीवन में निहित त्रासदी का इसमें अंकन किया गया है। ठीक, इसके बाद मित्रों मरजानी बहुत इम्पोर्टेंट है, कृष्णा सोबती की कहानी है। लघु उपन्यास मानी जाने वाली यह कहानी स्त्री पर लादी गई यौन वर्जनाओं पर अतिक्रमण करती हुई कहानी है। ठीक है, कौन सी, मित्रों मरजानी। गुल की बनो, ये धर्मवीर भारती की कहानी है। भारतीय स्त्री का पति परमेश्वर संबंधी दृष्टिकोण एवं उसकी सामाजिक वंचना इसमें की गई है। खैरा पीपल कभी न डोले, ये शिव प्रसाद सिंह की कहानी है। गांव का यथार्थ चित्रण, आंचलिकता का इसमें क्या है, प्रभाव नज़र आता है। इसी तरह से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक और कहानी है वापसी, जो अभी हमने ऊपर चंद्रगुप्त विद्यालंकार के द्वारा पढ़ी थी, वही कहानी वापसी उषा प्रियमवदा की है। सेवानिवृत्त होकर घर लौटे गजाधर बाबू का घर में खुद को मिसफिट पाने की ये कहानी है। तो बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, काफ़ी अच्छी ये कहानी है, मैंने पढ़ी है ये कहानी। उषा प्रेमवदा की जो वापसी कहानी है, एक व्यक्ति हैं जो कि सेवानिवृत्त हो जाते हैं और घर में गजाधर बाबू जो है किस तरह से अपने को मिसफिट पाते हैं, यानी कि उनका जो मन है वो घर पे नहीं लगता है। तो इसका इसमें चित्रण किया गया है। ठीक, इसके बाद जो सुरंग कहानी है उसे उषा प्रियमवदा के द्वारा लिखा गया है और इसमें जो विषय वस्तु है, निराशा के गर्त में जा रहे परिवार के उभरने की अद्भुत कहानी है और ये इसमें जो है केवल स्त्री पात्र ही लिए गए हैं। ठीक है, मछलियाँ भी उषा प्रेमवदा की कहानी है और इसमें विदेशी पृष्ठभूमि प्रेम त्रिकोण में व्याप्त ईर्ष्या को उभारती कहानी है। ये मैं हार गई, इम्पोर्टेंट कहानी है मन्नू भंडारी की। इनकी पहली कहानी रचना प्रक्रिया की जटिलता का चित्रण एवं राजनीति पर व्यंग्य करती है, यानी कि मन्नू भंडारी की पहली कहानी है मैं हार गई और जो रचना प्रक्रिया की जटिलता है उस पर एक उस राजनीति पर इन्होंने क्या किया, व्यंग्य किए हैं। यही सच है भी मन्नू भंडारी की है। सर्वश्रेष्ठ प्रेम कहानियों में स्थान रखने वाली प्रेम त्रिकोण की डायरी शैली में रचित कहानी है ये, यही सच है। ठीक, एक बार और, ये भी मन्नू भंडारी की कहानी है। प्रेम के अंतर्द्वंदों को व्यक्त करती बेजोड़ कहानी है ये। इसके बाद रानी माँ का चबूतरा मन्नू भंडारी की ही कहानी है। मजदूर माँ की विपन्नता एवं संघर्ष का मर्मस्पर्शी अंकन इसमें किया गया है। ठीक, अर्धांगिनी की बात करें तो शैलेश मटियानी की ये रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब शैलेश मटियानी क्योंकि हमारे उत्तराखंड साहित्य में भी लगे हुए हैं तो इसलिए हमारे लिए ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखें। जो अर्धांगिनी है वो शैलेश मटियानी की कहानी है। कुमाऊं अंचल में प्रवासी पुरुष और उनकी पत्नी का इसमें उसकी पत्नी का जो प्रेम चित्रण है वो इसमें किया गया है। ठीक है, इसके बाद है इल्ले स्वामी, ये भी शैलेश मटियानी की कहानी है। मुंबई का परिवेश है, अपराधी और हृदय परिवर्तन की इसमें कहानी को बताया गया है। ठीक, दोस्तों उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज़ अपने कमेंट जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते जाइए। अगली जो हमारी कहानी है उसका नाम है दो दुखों का एक सुख। ये है शैलेश मटियानी की कहानी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक कोढ़ी, एक अंधे और एक भिखारिन की प्रेम कहानी है ये। ठीक है, एक कोढ़ी है, एक अंधा है और एक भिखारिन, तो तीन लोग जो हैं शारीरिक रूप से विक्षिप्त हैं और इन तीनों का जो है इसमें चित्रण किया है, दो दुखों का एक सुख। ठीक, बदबू जो है शेखर जोशी की कहानी है, बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है।
और औद्योगिक परिवेश अदम्य विद्रोही चेतना की ये कहानी है। ठीक है, दाजू शेखर जोशी की कहानी है। एक पहाड़ी बाल श्रमिक की आत्मीयता की खोज एवं मध्यवर्गीय संवेदनहीनता का इसमें अंकन किया गया है। ठीक, तरुण का निर्णय, ये भी शेखर जोशी की कहानी है। मध्यवर्गीय विसंगतियों का इसमें चित्रण किया गया है। अगली कहानी है मृत्यु, शेखर जोशी की कहानी है। देह त्याग के अलावा मनुष्य के प्रतिदिन मरने की उभरती ये कहानी है। उस्ताद भी शेखर जोशी की कहानी है। औद्योगिक जीवन में गुरु शिष्य को के आत्मीय रिश्ते का इसमें अंकन किया गया है। इमारत जो है इमारत ढहाने वाली शानी की कहानी है। आधुनिक जीवन में कमज़ोर होने की परंपरागत मूल्यों को दर्शाती हुई ये कहानी है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है दूधनाथ सिंह की। ग्रामीण अंचल में स्त्रियों की खरीद फरोख्त पर आधारित ये कहानी है। ठीक है, सुलह जो है अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानी है। गांव के असहाय व्यक्ति द्वारा उच्च वर्ग और पुलिस की मिली भगत समझकर दोषी को पीटकर सुलह करने का अंकन इसमें किया गया है। ठीक, तो ये हो गया अतिथि देवो भव, ये अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानी है। व्यवस्थागत अमानवीयता एवं विद्रूपताओं का इसमें प्रहार किया गया है। ठीक, कुच्ची का कानून, ये शिव मूर्ति की है। कुच्ची नामक विधवा पर अपनी कोख पर खुद के अधिकार की घोषणा इसमें दर्शाया गया है। बनाना रिपब्लिक शिव मूर्ति की कहानी है। दलित चेतन से संबंधित कहानी है। कैरेबियन देशों का इसमें क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। ठीक, लहू पुकारे आदमी, तो ये भी मधुकर सिंह की कहानी है। जाति से ज़्यादा गंभीर समस्या आर्थिक असमानता वर्ग भेद को इसमें माना गया है। ठीक है, कौन सी, लहू पुकारे आदमी। तो दोस्तों ये जो हमारी कहानी है लहू पुकारे आदमी, मधुकर सिंह, जाति से ज़्यादा गंभीर समस्या आर्थिक असमानता वर्ग भेद को माना गया है इसमें। ठीक है, तो ये थी हमारी जो कुछ प्रमुख कहानियाँ थी जिनको हमने जाना, और ये सारी स्वतंत्रता के बाद लिखी हुई कहानियाँ हैं और इनकी विषय वस्तु क्या थी ये मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आप लोग इन कहानियों को डीप पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल के लिए आज इतना ही करते हैं इस वीडियो में। आपको उम्मीद है कि जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं आपने नोट्स बनाया होगा और इसको आप रिवीज़न करते रहेंगे। अगले सेशन में अगले वीडियो के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। इस सेशन से संबंधित आपकी यदि कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो अपना फीडबैक उस पर ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।